आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे बात करते हैं अल्वियोली के बारे में। अल्वियोली जिसे हम कहते हैं वर्क हाउसेस हॉर्सेस ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का यदि वर्क हॉर्सेस है जो काम करता है वो अल्वियोली है, मेन सिस्टम। तो अल्वियोली क्या है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अल्वियोली एक टीनी ईयर सैक है आपके लंग्स में। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। तो हमारे में लगभग 3000 मिलियन अल्वियोली होते हैं जो कि ब्रोंकियल ट्यूब्स के एंड में सिचुएटेड होते हैं। और हम बात करें अल्वियोली के सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया देखा जाए अल्वियोली को तो 70 मीटर स्क्वायर या 750 फीट स्क्वायर। तो समझिए कि एक हैंडबॉल कोर्ट जो होता है उतना बड़ा सरफेस एरिया होता है हमारे लंग्स के अंदर अल्वियोली का। इतना बड़ा सरफेस एरिया का कारण होता है कि एक्सचेंज करना गैसेस का, जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और CO2 शामिल है। तो बात करेंगे अल्वियोलस का, तो अल्वियोलस एक कप शेपेड आउट पाउचिंग लाइनिंग है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है और सपोर्टेड होता है थिन इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अल्वियोलर सेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 या 2 और मोर अल्वियोली डेट आर शेयर मोर कॉमन ओपनिंग होता है, उसे हम कहते हैं अल्वियोलर सेक। तो हम देख सकते हैं, एक बार हम अल्वियोली के एक डायग्राम्स को देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ डायग्राम्स को जिसमें हम देखते हैं कि ब्रोंकाइलस, ब्रोंकाइलस के बाद आएगा आपका टर्मिनस ब्रोंकाइलस और उसी के बाद फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइलस। रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइलस के बाद आपको देखने को मिलेगा अल्वियोली। तो ये एयर सेक है और इसका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है। और अल्वियोलर सेक कहेंगे कि एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अल्वियोलर सेक है, जिसमें हम देखेंगे कि इन सभी का एक कॉमन ओपनिंग है। तो कॉमन ओपनिंग यहाँ पे सभी का कॉमन ओपनिंग यहाँ पे दिखेगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम को अल्वियोलर सेक कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क है जो कि अल्वियोली के चारों तरफ अराउंडेड है, ताकि ब्लड का सप्लाई हो और ऑक्सीजन और CO2 जो है वो एक्सचेंज हो सके अल्वियोली के साथ, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड से वापस जाएगा अल्वियोली में। तो ये हम देखते हैं, क्लस्टर देख रहे हैं हम। दूसरा, हम अल्वियोलस का स्ट्रक्चर यदि देखें जूम करके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक कैपिलरी का एंडोथेलियम सेल्स है, फ्लूइड विथ सरफेक्टेंट, इसके अंदर फ्लूइड मिला होता है, यहाँ देख सकते हो फ्लूइड, और इस फ्लूइड विथ सरफेक्टेंट है। उसके बाद स्क्वामस अल्वियोलर सेल्स होगा, लिम्फोसाइट्स होंगे, फिर ग्रेट अल्वियोलर सेल्स होगा और उसके बाद अल्वियोलर मैक्रोफेज होंगे। ये अल्वियोली के कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाता है और CO2 ब्लड से निकल के वापस ये अल्वियोलस में जा रहा है। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हुए बीच का एक मेम्ब्रेन है जिसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहा है, जिसको हमने यहाँ पे ऊपर भी दिखाया हुआ है। तो ये एक ओवरव्यू देखते हैं हम अल्वियोलस का या अल्वियोली का। तो चलिए हम देखते हैं वाल ऑफ अल्वियोली। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 तरह के वाल्स हैं, टाइप 1 अल्वियोलर सेल्स और टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स, और इसे हम सेप्टल सेल्स भी कहते हैं। तो टाइप 1 अल्वियोलर सेल्स में हम बात करेंगे तो पहला आएगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स, दूसरा आएगा जो कि मुख्य रूप से प्रीडोमिनेंट होता है, सबसे ज्यादा होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है और ये मेन साइट है गैस एक्सचेंज का। तो यहाँ हम टाइप 1 अल्वियोलर सेल्स कहते हैं। टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स या सेप्टल सेल्स की बात करी जाए तो बहुत ही कम होता है और इन बिटवीन टाइप 1 अल्वियोलर सेल्स होता है। राउंडेड क्यूपैडल एपिथेलियम सेल्स जो है वहाँ, फिर फ्री सरफेस ऑफ इट, मतलब टाइप 2 के अल्वियोलर सेल्स का जो फ्री सरफेस है इसमें माइक्रोविली होते हैं और यहाँ पे सिक्रीट करते हैं ये अल्वियोलर फ्लूइड्स को। तो माइक्रोविली जो है इसके सरफेस एरिया को काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत बढ़ाते हैं माइक्रोविली। और इसके देखेंगे कीप द सरफेस बिटवीन द सेल्स एंड एयर मॉइस्ट। यहाँ पे जो अल्वियोलर फ्लूइड का जो सिक्रीशन हो रहा है, इस अल्वियोलर फ्लूइड का सिक्रीशन के कारण जो सरफेस होता है मॉइस्ट होंगे और दोनों के बीच में दोनों जो सेल्स हैं उस सेल्स के बीच में आप देखोगे कि एक
लुब्रिकेंट की तरह वो वर्क करता है। यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि यहाँ पर हमने एक लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हमने लुब्रिकेंट की तरह यूज हुआ है। यहाँ पे हमने फ्लूइड विद सर्फेक्टेंट भी देखा था जो कि दो सेल्स के बीच में है और लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सर्फेक्टेंट का क्या काम है। तो टाइप 2 में हमने देखा, इसको पाया गया है कि ये अल्वेओलर फ्लूइड्स जो है वो सरफेस को एकदम फ्री रखता है, सर्फेक्टेंट की तरह यूज होता है, सेल्स को एक दूसरे से चिपकने नहीं देता है और मॉइस्ट रखेगा ये एयर को। उसके बाद यदि हम बात करें सर्फेक्टेंट इन अल्वेओलर फ्लूइड्स में, तो ये मुख्य रूप से बना होता है फॉस्फोलिपिड का और लिपोप्रोटीन का। अब हम बात करते हैं सर्फेक्टेंट का। तो ये सर्फेक्टेंट जो है वो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन और रिड्यूस करता है टेंडेंसी ऑफ एल्वेओली टू कोलैप्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिक्रीट जो होता है अल्वेओलर फ्लूइड जो कि एक सर्फेक्टेंट है, वो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को और अल्वेओली को कोलैप्स होने से भी रिड्यूस करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने जो बात की वॉल्स ऑफ अल्वेओली की, वॉल्स ऑफ अल्वेओली में हम बात करते हैं अल्वेओलर मैक्रोफेज की और उसके बाद हम बात करेंगे फिब्रोब्लास्ट की और ब्लड वेसल्स की। तो अल्वेओलर मैक्रोफेज की यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे फेगोसाइट्स की। उसमें जो फेगोसाइट्स का काम होता है कि फाइन डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करना और जो डेब्रिस है, जो कचरा है अल्वेओलर स्पेस में, उसको भी रिमूव करना। फिब्रोब्लास्ट जो है वो रेटिकुलर दैट प्रोड्यूस द रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर। ब्लड वेसल्स जो है ये आउटर सरफेस होते हैं और इट्स लोबस आर्टियोलस और वेनुस डिस्पर्स इनटू द नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड वेसल्स भी हमने देखे थे यहाँ पे कि ब्लड वेसल्स जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी की तरह अराउंडेड है। तो यहाँ पे हमने उसको डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे गैस के एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्टियोलस का और वेनस डिस्पर्सन का। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर हमने देखा था। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है CO2 और O2 को एक्सचेंज करना बिटवीन द एयर स्पेस बिटवीन द लंग्स। तो एयर स्पेस जो है हम देखते हैं कि एयर स्पेस के बीच में कि बिटवीन द एयर स्पेस इन द लंग्स और ब्लड, इन दोनों के बीच में ब्लड और एयर स्पेस, तो हम देखेंगे CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है। O2 जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाता है और CO2 जो है ब्लड से बाहर जाता है। तो एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 का बिटवीन योर एयर स्पेस इन द लंग्स और ब्लड्स में। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किससे बना होता है, तो हम देखेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मुख्य रूप से टाइप 1 और टाइप 2 अल्वेओलर सेल से बना होता है। इसके साथ साथ इसमें अल्वेओलर मैक्रोफेजेस भी होता है और जो बनाते हैं सब मिलके अल्वेओलर वाल्स को। तो टाइप 1, टाइप 2 और मैक्रोफेजेस, अल्वेओलर मैक्रोफेज, ये सभी होते हैं जिससे बनता है अल्वेओलर वाल्स। इसके बाद हम बात करेंगे एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि अल्वेओलर वाल्स का अंडरलाइनिंग है। दूसरी पॉइंट्स तो ये सिंपली क्या है कि अल्वेओलर वाल से बना होता है और अल्वेओलर वाल्स बना होता है टाइप 1, टाइप 2 अल्वेओलर सेल से और मैक्रोफेज से और एपिथेलियम बेसमेंट होता है। उसके बाद बात करें कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है डेट इज ऑफ फ्यूज विद द एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है। चौथा आता है कैपिलरी एंडोथेलियम्स। तो चार चीजों से बना होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। पहला टाइप 1 और टाइप 2 अल्वेओलर सेल्स के बीच में डेट इज एसोसिएटेड विद द अल्वेओलर मैक्रोफेज। दूसरा होता है एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन से और तीसरा होता है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स और चौथा होता है कैपिलरी एंडोथेलियम। तो इस चारों चीजों से बना होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। हालांकि हम देखेंगे कि ये काफी सारा कंपोजिशन है इसका, मुख्य रूप से चार भागों में हमने बांटा है और वाल्स को बांटा है, एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन बांटा है, फिर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन बांटा है और कैपिलरी एंडोथेलियम। लेकिन इसकी थिकनेस की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 0.5 माइक्रोमीटर ही थिकनेस होता है और डायमीटर होता है 1/16 द डायमीटर ऑफ द RBC। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है ये काफी सारी चीजों से बना होता है, लेकिन थिकनेस के बारे में बात की तो बहुत ही थिक होता है, बहुत ही 0.5 माइक्रोमीटर ही है इसकी थिकनेस। तो बहुत ही कम थिकनेस है इसकी। ये थिकनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज जो है एयर स्पेस और ब्लड के बीच में होता रहना चाहिए।
तो अल्वियोली के देखते हैं और कुछ चीजें कि माइक्रोस्कोपिक एयरवेज देखते हैं तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइलस से अल्वियोलर डक्ट से फिर अल्वियोलर सेक्स में फिर अल्वियोलर में जाते हुए ये रेस्पिरेटरी जोन्स होता है। तो कैसे एयरवेज पास होता है उसके बारे में आगे जानकारी बताई गई है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जब कंडक्टिव जोन्स खत्म होता है टर्मिनल ब्रोंकाइलस में तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी जोन जो है स्टार्ट होता है। रेस्पिरेटरी जोन्स में जोन टर्मिनेट होता है अल्वियोली में एयर सेक्स में जो कि लंग्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ब्रोंकाइलस है, ब्रोंकाइलस के बाद हमने देखा है टर्मिनल ब्रोंकाइली और उसके बाद बात करेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइलस का। यहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर लास्ट में छोटे छोटे हम अल्वियोली देख सकते हैं, अल्वियोलर सेक्स देख सकते हैं और अल्वियोलर सेक्स के बाद जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल है उसे अल्वियोली कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे एक और देख सकते हैं अल्वियोली इन लोबुल्स ऑफ लंग्स। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बताया गया है, सेम स्ट्रक्चर है जिसमें हमने देखा कि लंग्स से किस तरीके से हमने सेक्शन लिया है। ये आपको अल्वियोलर सेक का सेक्शन इस फिगर में दिखता है, छोटे छोटे पार्ट जो है अल्वियोली दिखते हैं। फिर आपको यहाँ पर विसरल प्लूरा भी दिखता होगा बाहर में, पल्मोनरी कैपिलरी यहाँ पे आपको दिखती होगी, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज दिखती होंगी, पल्मोनरी वेन्यूल्स दिखते होंगे, टर्मिनस ब्रोंकाइलस, उसके बाद पल्मोनरी आर्टेरियस, लिम्फेटिक वेसल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइलस और अल्वियोली। फिर अल्वियोलर डक्ट्स आपको दिखते होंगे, अलग अलग डक्ट्स यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट होता है, चूंकि ये कॉमन डक्ट है अल्वियोलर सेक्स का। तो अल्वियोलर सेक जो होता है सभी का कॉमन डक्ट है। इस डक्ट के बाद एक पूरा का पूरा अल्वियोलर सेक आएगा और इसके अंदर बहुत सारे अल्वियोली दिखेंगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि टर्मिनल ब्रोंकाइलस के बाद ये ब्लड वेसल्स है, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइलस है, उसके बाद अल्वियोलर डक्ट्स आते हैं और अल्वियोलर डक्ट्स के बाद फिर यहाँ से इंटर होते हुए अल्वियोलर सेक्स आएंगे और इसके अंदर छोटे छोटे अल्वियोली दिखेंगे। यहाँ पे विसरल प्लूरा भी आपको दिखता हुआ दिखेगा। अल्वियोलस में हमने देखा था दो तरह के टाइप्स के सेल्स ही, फिर यहाँ पे उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि वो टाइप्स में हमने क्या क्या देखा था। टाइप 1 और टाइप 2 था। इसमें हमने मोनोसाइट्स की बात करते थे, यहाँ पे मोनोसाइट्स भी आपको दिखते होंगे। रेटिकुलर फाइबर्स थे, ये देख सकते हो कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे आप रेटिकुलर फाइबर देख सकते हो, इलास्टिक फाइबर देख सकते हो। टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स में आप सेप्टल सेल्स भी कहते हैं, जिसमें हम मैक्रोफेज को भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए अल्वियोलर मैक्रोफेज या डस्ट सेल्स कहते हैं इसे, वो भी देखा गया है। फिर टाइप 1 अल्वियोलर सेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में टाइप 1 भी आता है, टाइप 2 भी आता है, बेसमेंट भी आता है और बाकी चीजें भी आते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को दर्शाने के लिए क्या क्या चीजें आ सकती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को दर्शाने के लिए एक बार देखते हैं कि कैपिलरी एंडोथेलियम्स है, उसके बाद कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन है और टाइप 1 अल्वियोलर सेल्स है। ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्वियोलर फ्लूइड में सर्फेक्टेंट भी है, इसके साइड में आप सर्फेक्टेंट को भी देख सकते हैं जो कि सर्फेक्टेंशन को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का पूरा डिटेल्स के साथ डायग्राम बताया गया है। ये भी बताया गया कि इसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन और CO2 को रिवाइज करना, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में अभी अभी देखा। नेबुलाइजेशन क्या होता है? नेबुलाइजेशन एक ड्रग डिलीवरी डिवाइस है जो कि मेडिकेशंस को एक छोटे से मिस्ट फॉर्म में लंग्स तक इनहेल करने में मदद किया करता है। तो एक देखते हैं हम लोग नेबुलाइजेशन। ये एक नेबुलाइजर है जिसे हम देख सकते हैं कि नेबुलाइजर को हम यूज करते हैं। कॉमन क्यू यूज क्या है नेबुलाइजर का? किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज या डिसऑर्डर में होता है, जैसे अस्थमा हो गया, सिस्टिक फिब्रोसिस, COPD या अदर डिसऑर्डर्स, या एंटीबायोटिक या रिड्यूस एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल हम करते हैं नेबुलाइजर के रूप में, क्योंकि नेबुलाइजर से एंटीबायोटिक को भी लिया जाता है। नेबुलाइजर क्या करता है कि मिस्ट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स में उसको बांट देता है ताकि वो लंग्स तक पहुंच सके। तो यहाँ पे साइज ऑफ ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेबुलाइजर जो होता है वो किसी भी ड्रग्स के साइज को रिड्यूस कर देता है और ताकि वो लंग्स तक पहुंच सके बहुत ही मिस्ट फॉर्म में। तो कैसे ये काम करता है इसको देखेंगे कि नेबुलाइजर में ऑक्सीजन या कंप्रेस्ड एयर होता है या अल्ट्रासोनिक पावर होता है जो ब्रेक करता है सॉल्यूशन या सस्पेंशन को स्मॉल एरोसोल्स में या मिस्ट फॉर्म में या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, और जिसे हम माउथ पीस से इनहेल करते हैं। और
तो एरोजोल जो होता है मिक्सर है गैस और सॉलिड का या गैस और लिक्विड पार्टिकल्स का। यहाँ पर हम नेबुलाइजेशंस का में देख सकते हैं कि नेबुलाइजर का हमने डायग्राम देखा है। इसका हमने बहुत सारा यूज भी देखते हैं यहाँ पे, जैसे ब्रोंकोस्पास में चेस्ट में टाइटनेस होता है या एक्सेसिव थिक हो जाता है, म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी हम बहुत सारे ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेटरी कंजेशन होता है, न्यूमोनिया होता है, एटेलेटेक्सिस में या अजमा में हमने नेबुलाइजेशन का इस्तेमाल किया हुआ। तो ये एक तरह से डिवाइस है किसी भी ड्रग को डिलीवर करने के लिए, जिसमें जिस तरह का ड्रग्स जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है वो हम करेंगे। इसका काम सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको बांटना हो गया और लंग्स तक पहुंचाने का काम हो गया। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। यदि हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू द लंग्स में, तो दो सेट है आर्टरी का। पहला है पल्मोनरी आर्टरीज और दूसरा है ब्रोंकियल आर्टरी। उसके बाद पल्मोनरी वेन्स का चर्चा करेंगे। पल्मोनरी आर्टरी की यदि चर्चा करते हैं तो इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और जो मुख्य रूप से लेफ्ट पल्मोनरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता हुआ दिखेगा। जबकि हम बात करें ब्रोंकियल आर्टरी का, तो ये एक ब्रांच है एरोटा से निकला हुआ और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे दो सेट आर्टरी होते हैं लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी का एक सेट हो गया और एक हो गया ब्रोंकियल आर्टरी का। पल्मोनरी वेन की बात की जाए तो ऑक्सीजन रिटर्न ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट अकर बाय द 4 पल्मोनरी वेन्स, और यहाँ पे 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं और ये वेन्स जो होता है लेफ्ट एट्रियम में रिटर्न करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पे हम पल्मोनरी ब्लड वेसल्स की यदि बात की जाए तो इसमें एक यूनिक फीचर होता है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रिक्शन इन रिस्पॉन्स टू द लोकलाइज्ड हाइपोक्सिया, ये सबसे यूनिक फीचर है पल्मोनरी ब्लड वेसल्स का, जो कि बाकियों में नहीं पाया जाता है। द अदर पार्ट ऑफ द हाइपोक्सिया कॉज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। यदि हम पल्मोनरी ब्लड वेसल की बात छोड़ दे बाकी जगह देखेंगे तो हाइपोक्सिया होता है तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स के कारण होता है, विच सर्व टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू अ टिश्यू दैट इज नॉट एडिक्वेट रिसीव एडिक्वेट ऑक्सीजन। यहाँ पर एक देखेंगे एक यूनिक फीचर है पल्मोनरी ब्लड वेसल्स का और बाकी सब चीज़ों में कैसे डिफरेंसेस होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक व्यू किस तरीके से एरोटिक आर्क या पल्मोनरी ट्रंक्स, यहाँ देख सकते हैं पल्मोनरी ट्रंक्स। फिर लेफ्ट लंग्स की चर्चा की गई है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज जो लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट पल्मोनरी वेंस भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी वेंस भी यहाँ पे दिखता होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरीज, राइट पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, राइट पल्मोनरी आर्टरीज। फिर आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे राइट पल्मोनरी वेंस। यहाँ पे राइट पल्मोनरी वेंस भी 4 तरह के वेंस है जो कि आपको लेफ्ट साइड में ओपनिंग होते हुए दिखते होंगे। 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेंस और 2 राइट पल्मोनरी वेंस ओपनिंग यहाँ दिखता होगा आपको। उसके बाद आप इंफीरियर वेना केवा देख सकते हैं, सुपीरियर जो लंग्स में आप ये हार्ट में आता हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ब्रांचेस जो कि राइट साइड से आते हैं राइट पल्मोनरी वेंस के। यहाँ देखिए राइट पल्मोनरी वेंस यहाँ पे राइट साइड से आ रहे हैं और लेफ्ट पल्मोनरी वेंस भी आ रहे हैं। तो 4 जो पल्मोनरी वेंस हैं जिसकी हमने चर्चा की, यहाँ पर मुख्य रूप से 4 पल्मोनरी वेंस होते हैं जो लेफ्ट एट्रियम में आकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं। तो ये हमने 4 पल्मोनरी वेंस की यहाँ पे चर्चा की है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से हमने वेंस की चर्चा की है यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज को भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पे फोकस किया हुआ है, तो पल्मोनरी कैपिलरीज को भी देख सकते हैं और डिसेंटिंग एरोटा भी इस फिगर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्लड सप्लाई जो होता है लंग्स को होता है। तो लंग्स में आर्टरी 2 सेट आर्टरी का है, पल्मोनरी आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ब्रोंकियल में ऑक्सीनेटेड, और पल्मोनरी वेंस में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। मुख्य रूप से 4 पल्मोनरी वेंस होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से वो 4 पल्मोनरी वेंस होते हैं। ठीक है, आगे भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी एरोटा से भी एक निकलता हुआ दिखता होगा कि एरोटा से एक ब्रांच जैसे निकलता है, ये फिर आपको राइट पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ से एरोटा से भी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से भी निकलते हुए दिखेगा। सॉरी, हाँ सॉरी, ये पल्मोनरी ब्रांच है
जो राइट और लेफ्ट में दिखता होगा। तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से आपको निकलते हुए दिखता होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो इसके अलावा भी एक और आर्टरी की चर्चा की गई थी, ब्रोंकियल आर्टरी, जो कि एरोटा से निकलती है। इसकी यहाँ पे फिगर में इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो एरोटा हम जानते हैं कि जैसे एरोटा से बाहर निकलेगा तो ये पार्ट हो गया एरोटा का, यहाँ से जैसे लंग्स आता है तो एरोटा से आपको दिखेगा, जिस इस फिगर में इसको नहीं दिखाया गया। तो एरोटा से भी निकलते हुए होगा ब्रोंकियल आर्टरी, जो इस फिगर में अभी दर्शाया गया नहीं है। इसके बाद आप ये भी सकते हैं कि वेंस में बहुत सारे वेंस भी हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में वेंस हैं, जिसमें अजाइगोस वेंस की भी चर्चा की गई है। तो किस तरीके से ब्लड का सप्लाई होता है, कौन कौन से वेन है, वो उसको दर्शाया गया है। बात करते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन कपलिंग की, लेकिन इसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को।